कांग्रेस को लेकर के एक अहम सवाल ये था मेरा कि नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से वहां माहौल क्रिएट कर रहे थे, वो तो खुद को दावेदार मान रहे थे। क्या नरोत्तम मिश्रा के मैदान में ना उतरने से कांग्रेस के लिए रास्ता और आसान हो गया है या उनके लिए और मुश्किल बढ़ गई है? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता। नरोत्तम मिश्रा अपने आप को दावेदार नहीं मान रहे थे। नरोत्तम मिश्रा अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर ही महसूस कर रहे थे। ये बहुत बड़ा अंतर है। उनकी कोई दावेदारी नहीं थी। वो मान रहे थे कि मुझे उम्मीदवार होना है, मुझे प्रत्याशी होना है। लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा की समझ थी। हमारी समझ बोलती है कि नरोत्तम मिश्रा लगातार संकट में चल रहे थे। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था नदी कि जब लोकसभा चुनाव थी, नरोत्तम मिश्रा की अभिलाषा थी कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए। उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इसके बाद राज्यसभा का मौका आया। राज्यसभा के स्तर पर भी नरोत्तम मिश्रा को कहीं कंसीडर नहीं किया गया। एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि अभी हाल ही में नरोत्तम मिश्रा जी ने एक बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, नवग्रह मंदिर के तौर पर। उसमें उन्होंने देश भर के नेताओं को आमंत्रण पत्र बांटे थे। पर उस आयोजन में भी, जो बहुत बड़ा आयोजन था, ग्वालियर चंबल इलाके का शायद पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा आयोजन था, उस आयोजन में भी भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। खासतौर पर हम नाम लें तो अमित शाह जी को उपस्थिति नहीं दी गई। तो नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में धारणा भले ही उनके जितने प्रभाव की रही हो, पर पिछले कुछ समय से अनुभव यही आ रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं उनसे अपने आप को दूर कर रहा है या दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी पुष्टि अभी उम्मीदवार के संदर्भ में हुई। जहां तक बात कांग्रेस की है, यहां पर कांग्रेस नहीं जीती थी, यहां पर राजेंद्र भारती जीते थे या नरोत्तम मिश्रा हारे थे। राजेंद्र भारती परंपरागत तरीके से यहां पर प्रतिद्वंदी थे। इस बार कुछ समीकरण बैठा और उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई। अब कांग्रेस के पास यहां पर चुनौती थोड़ी दूसरे प्रकार की है। राजेंद्र भारती परंपरागत रूप से इस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। उनके पिताजी भी 5 बार के विधायक इसी इलाके से रहे। अब राजेंद्र भारती चाहते हैं कि उनकी पत्नी या बेटे को कंसीडर किया जाए। दूसरा नाम अवधेश जी का है, जो पहले यहां पर भाजपा से सक्रियता थे, पिछली बार राजेंद्र भारती को समर्थन करते हुए दिखे, तो उनकी दावेदारी अलग है। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों के बीच में एक और नाम चर्चाओं में है, वो है दामोदर यादव, आर्य समाज पार्टी से। वो भी एक बड़ी हैसियत के नेता बताए जाते हैं। बाकी तो चुनाव में पता चलेगा कि उनकी वास्तविक हैसियत क्या है, पर वो अपने आप को सुर्खियों में तो रख ही लेते हैं। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उसके लिए क्लीन स्वीप का मौका है। नरोत्तम मिश्रा की रणनीति क्या रहती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नरोत्तम मिश्रा क्या आशुतोष जी की जीत चाहेंगे या नरोत्तम मिश्रा आशुतोष की जीत में अपनी हार देखेंगे, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नरोत्तम मिश्रा को पार्टी कैसे टैकल करती है, ये जानना महत्वपूर्ण होगा। अभी खबर है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शायद दतिया पहुंच रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है कि लेकिन नरोत्तम मिश्रा भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल में क्या होना है? भोपाल के आधार पर फैसला थोड़ी होना कि दतिया में क्या करना है। नरोत्तम मिश्रा को अगर कोई समाधान खोजना तो दिल्ली जाना था। दतिया से दिल्ली की दूरी तय करते तो शायद उनकी राजनीतिक दूरी कम हो पाती। उनके संदर्भ में खबर जो आपके माध्यम से मुझे मिल रही है कि वो भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो भोपाल रवाना होने से तो स्पष्ट होता है कि अब दतिया के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के मैदान में आने की संभावना नहीं। बिल्कुल, मैदान में आने की संभावना नहीं है और जो राजनीतिक घटनाक्रम बिगड़ते जा रहे हैं उसे और बेहतर करने चाहिए ताकि रिश्ते और बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अहम बातें कही दतिया के संदर्भ में।